नमस्कार, चक्षुदर्शी के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। कुछ समय से 2-3 दिन से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज मैं जिस विषय को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं वो बहुत गंभीर विषय है। आपको मालूम है कि दुनिया इस समय चौतरफा युद्ध की जंग की चपेट में है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, दूसरी तरफ 13 जून से इज़राइल और जो हमारा ईरान है उसके बीच में भी ज़बरदस्त जंग छिड़ गई है। और ये जंग जो है कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको कि लेकर के आप विवेचना कर पाएँ। सीधा सीधा है कि इज़राइल को और इज़राइल के साथ साथ दुनिया के जो सबसे बड़े दादा हैं अमेरिका को ईरान की जो परमाणु महत्वाकांक्षा है वो पसंद नहीं आ रही है। इसलिए इज़राइल अपने पूरे दमखम के साथ इस पर ईरान पर हमलावर हुआ है। उसने सैकड़ों की तादाद में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमले किए हैं और वहाँ के परमाणु ठिकानों सहित तमाम आबादी पर को भी निशाना बनाया है, जिसमें ईरान के बहुत से परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य प्रमुख मारे गए हैं। और अब ये युद्ध जो है बहुत ख़तरनाक दौर में आ गया है। दुनिया एक तरह से इस युद्ध को लेकर के दो हिस्सों में बटी दिखाई दे रही है और धीरे धीरे ये जो विभाजन रेखा है बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो रही है। दुनिया के जो बड़े देश हैं, जैसे आप देखें अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है, ये सारे देश इज़राइल का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है कि इज़राइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। अब सवाल ये है कि पहले हमला किसने किया? पहले हमला कोई ईरान ने तो किया नहीं था जो इज़राइल को आत्मरक्षा के लिए इस तरह से हमलावर होना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि जबरदस्ती जो आजमाइश करने वाले लोग होते हैं वो कमज़ोर को डांटते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। तो यहाँ स्थिति वही हो रही है। इसके बावजूद भी इस युद्ध में आप देखें कि चीन है, यमन है, इराक है, ये सारे जो देश हैं और खाड़ी के तमाम सारे जो देश हैं वो इस युद्ध में ईरान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे इस युद्ध में जो मैंने लगातार 13 जून से देख रहा हूँ, लगता है कि इज़राइल की जो नीयत है और जो इज़राइल के साथ साथ अमेरिका की जो नीयत है वो किसी इस पर ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षा को समाप्त करने के साथ साथ ही ईरान को बिल्कुल घुटनों पर ला देने की है। और इस समय ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं जिनको कि रहबरे इंकलाब कहा जाता है, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, ये इन दोनों राष्ट्रों के निशाने पर हैं। इज़राइल तो सीधे सीधे हमलावर है ही ईरान पर, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं, भपकियां दे रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी ताज़ा बयान में कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर हमला करने की गलती की तो ईरान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब अमेरिका की धमकियां केवल धमकियां नहीं होती हैं, कई बार ये धमकियां सार्थक भी हो जाती हैं। आप याद कीजिए, आज से 40-45 साल पहले ईरान की तरह इराक में भी इस तरह का एक नाटक हुआ था, जिसमें उस समय तत्कालीन जो लोकप्रिय इराक के राष्ट्रपति होते थे सद्दाम हुसैन, बाथ पार्टी के जो प्रमुख थे, उनको किस तरह से अमेरिका ने घेर करके पकड़ा और फिर फांसी पर लटकाया। वहाँ तो सद्दाम हुसैन के ऊपर तो इज़राइल नहीं था, वहाँ तो अमेरिका ही नाटो की फ़ौजों को लेकर के इस पर इराक पर हावी हो गया था और उसने एक मजबूत नेता को अपने रास्ते से हटाने के लिए न सिर्फ पूरे इराक को बर्बाद किया बल्कि सद्दाम हुसैन को जिंदा गिरफ्तार किया और फिर उन्हें सरेराह फांसी दी। मुझे लगता है कि ऐसे ही ख़तरनाक इरादे अमेरिका और इज़राइल के जो ईरान के मौजूदा रहबर इंकलाब हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब,
इनको लेकर भी है। ये बुजुर्ग नेता हैं, बड़े लोकप्रिय नेता हैं, धार्मिक नेता हैं और अरसे से अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इन्हीं की इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति का परिणाम है कि जो ईरान है आज परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है। और अमेरिका की कोशिश ये है कि वो किसी भी तरह से एक जो परमाणु संधि उसने बना के रखी है उस पर ईरान दस्तखत कर दे। लेकिन ईरान ने न सिर्फ इस संधि पर बातचीत करने से और दस्तखत करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उसने कहा है कि अब जो होगा सो देखा जाएगा। और आप जानते हैं कि युद्ध में कोई नैतिकता वैतिकता काम नहीं करती है। 13, 14, 15, आज 15 जून है, 3 दिन में जिस तरह से इजराइल ने ईरान को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसी के प्रत्युत्तर में आत्मरक्षार्थ, यहाँ सचमुच आत्मरक्षार्थ शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान ने भी अपनी आत्मरक्षा में जवाबी हमले किए हैं इजराइल पर और इजराइल को भी मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की है। मतलब इसलिए है कि अब इजराइल को लग रहा है कि उसने गलत पहल कर दी ईरान पर हमला करके, क्योंकि ईरान इतना कमज़ोर राष्ट्र नहीं है जितना कि उसे समझ लिया गया था। अब देखिए इजराइल की पीठ पर तो अमेरिका का हाथ सीधा सीधा रखा हुआ है, उसे वहाँ से हर तरह का समर्थन मिल रहा है, हथियारों का समर्थन मिल रहा है, आर्थिक मदद मिल रही है, नैतिक मदद मिल रही है। लेकिन ईरान के साथ ये नहीं है। ईरान के साथ दे दे कर अगर बड़े देशों में आप कहें तो चीन है, और चीन के बाद एक छोटा सा उसका जो देश है यमन है और इराक है, ये खुल कर आए हैं। लेकिन तमाम जो इस्लामिक मुल्क हैं उन्होंने अभी चुप्पी नहीं तोड़ी है। हालांकि उनका जो नैतिक समर्थन है वो ईरान के साथ है, वो इजराइल के खिलाफ है। लेकिन जब तक कोई खुल के नहीं बोलता तब तक कैसे माना जाए कि ये जो इस्लामिक कंट्री हैं, तुर्की है, उज़्बेकिस्तान है और कुवैत है, यूएई है, ये सब ईरान के साथ खड़े हैं। अगर ये युद्ध थमता नहीं है, अगर इसमें कूटनीतिक सफलता नहीं मिलती है जैसा कि भारत और रूस चाहते हैं, रूस और भारत इस मामले में, इस युद्ध के मामले में बहुत फूक फूक कर पाँव रख रहे हैं। उन्होंने ना अभी इजराइल का समर्थन किया है, ना ईरान का समर्थन किया है। भारत के दोनों देशों से मैत्री संबंध है और बड़े पुराने संबंध हैं। इजराइल से भी पुराने संबंध तो ईरान से हैं, और वहाँ पर लाखों की संख्या में भारतीय रहते हैं। भारत की तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं में वहाँ पैसा लगा हुआ है और वहाँ बड़ी संख्या में वहाँ पर हमारे भारतीय छात्र पढ़ने भी जाते हैं। तो इसलिए भारत का रवैया इस मामले में अभी तक तो ढुलमुल है। यही स्थिति रूस की है। रूस वॉच एंड सी वाला काम कर रही, देख रही है कि अभी तक 3 दिन हुए हैं, ये युद्ध कितना लंबा खिंचता है। आपको याद हो जो पुराना युद्ध था इराक के साथ, सद्दाम हुसैन के समय में जो युद्ध चला था वो 8 साल तक चला, और उस 8 साल के युद्ध में भी एक तरह से टाई रहा वो युद्ध, किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं हो पाया था। लेकिन तब में और अब में बहुत फ़र्क हो गया है। लड़ने के तरीके बदल गए हैं, सेनाओं के असलहा बदल गए हैं। अब एक तरह से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसमें कि मनुष्य का कम विज्ञान का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आप घर बैठे एक दूसरे के सीमाओं में निशाने तय करके हमले कर सकते हैं। तो अब ये लगता है मुझे कि अगर ईरान ने बहुत जल्दी हथियार न डाले तो इजराइल अमेरिका के प्रोत्साहन से ईरान के जो प्रमुख नेता हैं अयातुल्लाह अली ख़ामेनी साहब, इनको भी निशाना बना सकता है। इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा है युद्ध है, युद्ध में कोई भी निशाना बन सकता है और वो ख़ामेनी भी हो सकते हैं। लेकिन क्या परमाणु शक्ति संपन्न बनने की सज़ा ईरान को इतनी बड़ी दी जानी चाहिए या दी जा सकती है, इसको लेकर के अभी बहस शुरू नहीं हुई है। लेकिन मैं बार बार इस आशंका से भयभीत हूँ कि कहीं अयातुल्लाह अली ख़ामेनी की स्थिति भी सद्दाम हुसैन जैसी ही ये अमेरिका और इजराइल मिलकर न कर दें, क्योंकि इनकी दाढ़ में खून लगा हुआ है। ये किसी भी स्थिति में अपने प्रतिद्वंदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में आप देखें कि इस समय अमेरिका की कठपुतली सरकारें चल रही हैं।
पाकिस्तान की स्थिति आपको मालूम ही है, बांग्लादेश की स्थिति आपको मालूम ही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं, और वहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो अमेरिका के एक तरह से पिट्ठू हैं, वो सरकार चला रहे हैं, अंतरिम सरकार चला रहे हैं, जबकि वहाँ स्थिति अभी भी मामूल पर नहीं आई है। पाकिस्तान ने आप देखिए हाल ही में भारत के साथ पंगा मोल लिया, पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या की। उसके जवाब में 7 मई को भारत की सेना ने पाकिस्तान पर चढ़ाई की और 3 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। लेकिन ये युद्ध आगे बढ़ता है, इससे पहले ही अमेरिका ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को विराम करा दिया। अमेरिका ने करा दिया, भारत ये मानने को तैयार नहीं है। भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि भारत ने जो युद्ध विराम किया है वो अमेरिका के कहने पर किया है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम सहयोगी लगातार ये दावा करते रहे हैं कि भारत का और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में अमेरिका की भूमिका थी। अमेरिका तो अभी भी दावा कर रहा है कि वो चाहे तो इसराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है पिछले 3 दिन से, इसको चुटकियों में बंद करा सकता है। अब अमेरिका के इस दावे के पीछे क्या कारण है और वो क्यों ऐसे दावे कर रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। उसने यही कोशिश भारत और पाकिस्तान के युद्ध में की, और यही कोशिश वो इसराइल और ईरान के युद्ध में करना चाहता है। यानी वो दाल भात में मुंसर जबरन पंच बन के बैठना चाहता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जो दोनों ने मान ली थी अमेरिका की बात, वहाँ पर ये इजराइल में और ईरान में कोई बात को मानेगा। क्योंकि देखिए मानना ईरान को है, ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो इजराइल है वो बहुत ही अमानुषिक तरीके से इस युद्ध को लड़ रहा है, अकारण युद्ध को लड़ रहा है। अरे भाई, आप दुनिया में कितने परमाणु संपन्न देश हैं, किस किस को रोक सकते हैं, किस किस को संधियों पर हस्ताक्षर करा करके बाध्य कर सकते हैं कि वो उनका इस्तेमाल शांति के अलावा और मानवता के हित के अलावा दूसरे रूप से नहीं करेंगे। खुद पिछले 80 वर्षों में जो परमाणु अस्त्रों की होड़ है लगातार बढ़ी है। सब देशों के पास जिनके पास थोड़ी सी भी समृद्धि है, उन्होंने अपने आप को परमाणु संपन्न बना लिया। पाकिस्तान जैसे भुक्कड़ राष्ट्रों के पास परमाणु शस्त्र हैं, तो फिर ये जो हमारा ईरान है, ये तो हर तरह से समृद्ध राष्ट्र है। और आप देखें कि ईरान ने पिछले 3 दिन में अभी तक न तो हार मानी है और न ही उसने अपने हौसले को टूटने दिया है। और उसकी वजह से देखें अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, शेयर मार्केट गिर रहे हैं, लेकिन युद्ध जारी है। और इस युद्ध को रोकने के लिए रूस और भारत एक तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री तो आपको मालूम है आज से ही इस युद्ध के चलते हुए 5 दिन की विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, और वो इस बीच में G7 में भी अतिथि राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होंगे। हालांकि उनको उनको दिए गए इस निमंत्रण का भी वहाँ पर G7 में विरोध हुआ है। अब ऐसे संक्रमण काल में कि इधर एक तरफ आप भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम में है, वहाँ पर अभी संकट पूरी तरह से टला नहीं है, और दूसरी तरफ आपके मित्र ईरान के ऊपर और आपके ही दूसरे मित्र इजराइल की ओर से दमादम हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या आपको विदेश यात्राएं करनी चाहिए, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि दुनिया एक तरह से नहीं चलती, दुनिया के चलने के अलग अलग तरीके हैं, और भारत शायद इसी अलग तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक तरफ भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की निर्गुण नीति का विरोध करता रहा हो, लेकिन जब अपने पर आ जाती है तो वो इस निर्गुट नीति का, निर्गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन करने लगता है और उस पर चलने भी लगता है। आप देखें इजराइल के मामले में और इजराइल और ईरान युद्ध के मामले में इस समय भारत की जो नीति है वो एक तरह से गुट निरपेक्षता की नीति है। इसी तरह भारत जब ज़रूरत पड़ता है तो भले ही घनघोर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश करता हो, लेकिन ऐन वक्त पर वो इसको भी धर्मनिरपेक्षता को भी स्वीकार कर लेता है।
तो भारत सरकार में इस समय भारत की जो सरकार है उसका रवैया बड़ा ढुलमुल है, और भारत की सरकार पिछले 10-11 साल में विदेश नीति के मामले में लगातार नाकाम साबित हुई है, चाहे वो पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों की बात हो, चाहे पारंपरिक जो दोस्त है रूस है इनके साथ हो। वो चीन, अमेरिका, रूस इन तीनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश में अपना संतुलन खोने को तैयार है। खैर, अभी बात यह है कि क्या इज़राइल ईरान के राष्ट्र प्रमुख अयातुल्लाह अली ख़ामेनेई की हत्या कराएगा? क्या उन्हें सद्दाम गति प्रदान करेगा? क्या ये नृशंसता, ये बर्बरता कूटनीतिक तरीकों से समाप्त नहीं हो सकती? क्या जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिन में युद्ध विराम हुआ था, वैसा युद्ध विराम ईरान और इज़राइल के बीच नहीं हो सकता? होना चाहिए। मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए, पर्यावरण के लिए इन तमाम दृष्टिकोणों से ये युद्ध तत्काल रुकना ज़रूरी है।